हेलो बच्चों। यहां लिखा है लैडर ऑफ लेंथ एल, मास एम इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। क्लियर है, बट ग्राउंड इज नॉट स्मूथ, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द लैडर इज म्यू। द एंगल थीटा एट विच लैडर विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है, तो हालांकि एंगल थीटा इनको नहीं लिखना चाहिए, इनको मिनिमम एंगल या मैक्सिमम एंगल ऐसा कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात ही कर रहे हैं कि वो मिनिमम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल जिस पे लैडर इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो एंगल अगर हम लोगों ने मिनिमम लिया है, जस्ट स्लिपिंग की टेंडेंसी है, तो लगने वाले फ्रिक्शन को हम बोलेंगे कि एक्टिंग फ्रिक्शन इज एफ एस मैक्सिमम। क्लियर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली एक्सिस ले लेते हैं। क्लियर, देखिए यहां पे इस तरह से आपके पास ये एक्सिस गिवन है, दो वॉल्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक वर्टिकल है। और यहां कहीं पे लैडर को हम लोगों ने इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है। आराम से देखिएगा बेटा, जल्दी नहीं है। ये ऐसा हम लोगों ने लैडर रख रखा है। क्लियर है। अब अगर हम देखेंगे तो यहां से एक लैडर का एमजी नीचे एक्ट होगा, बराबर। एक यहां से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, कुछ भी N2 मान लिया इसको हमने। ग्राउंड से एक नॉर्मल लग रहा होगा जिसको हम लोगों ने N1 मान लिया। समझ में आ रहा बेटा सभी को ये? अब इस लैडर की टेंडेंसी स्लिप होने की पीछे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन हम लोगों ने इधर मान लिया कि एफ एस इधर लग रहा होगा, और इसको हम लोग एफ एस मैक्सिमम लिख रहे हैं। और ये एंगल जो थीटा है, ये मिनिमम एंगल थीटा है, बराबर। तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर ये लैडर इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट वर्टिकल और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फोर्स इक्वेट कर दें। देखो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा था N1 जो कि mg के बराबर हो गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था N2, और एक लेफ्ट में फोर्स लग रहा था एफ एस मैक्सिमम। तो ये दो इक्वेशंस हम लोगों के पास बन गई फोर्स बैलेंसिंग से। क्लियर है बेटा? अब बात आती है टॉर्क की। तो देखो, कभी भी कोई भी सिस्टम अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो हम टॉर्क अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं, उसके अबाउट निकालो। सारे पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आपको जीरो मिलेगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हमको वो पॉइंट चूज करना है जहां से कैलकुलेशन मिनिमम हो जाए। तो देखिए मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया। क्यों? यहां पर एफ एस और N1 दोनों के टॉर्क जीरो हो जाएंगे। इसके सिवा अगर आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो किसी एक ही फोर्स का टॉर्क जीरो हो रहा है। तो क्लियर हो गया क्या? मैंने इस पॉइंट पे लिया तो एफ एस और N1 दोनों के टॉर्क जीरो हो गए। अब टॉर्क अगर मैं mg का निकालूं, तो यहां से मैं लिखूंगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, अच्छा ये लेंथ क्या L/2 हो जाएगी, सेंटर से एक्ट हो रहा था mg। और ये वाली जो लाइन दिख रही है हमको, जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया, क्या ये L/2 कॉस कॉस थीटा दिख रही है? तो यहां से हमारे पास लेंथ आ गई L/2 कॉस थीटा। क्लियर बताइए, ये आ गया टॉर्क किसका? mg का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने इसको। क्लियर। और ये वाला टॉर्क अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है। और अगर आप N2 का टॉर्क देखें तो N2 का टॉर्क आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अगर आपके पास नेट टॉर्क जीरो है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो आपस में क्या होगा? बैलेंस्ड है। क्लियर। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को जनरली हम लोग कहीं पे लिख सकते हैं आउटसाइड द प्लेन टॉर्क, और क्लॉकवाइज को इनसाइड द प्लेन टॉर्क। क्यों? क्योंकि टॉर्क हमेशा एक्सियल वेक्टर होता है, लगेगा वो एक एक्सिस पे। यहां पे हम सेंस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास किसका था? mg का। अब अगर हम N2 के टॉर्क की बात करें, तो यहां से हम लोग लिखेंगे N2। अच्छा, N2 की लाइन ये वाली है, देखिए N2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस पे अगर मैं रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये मिलेगा परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, ये वाली जो मैंने ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किया वो, जो कि इस लेंथ के बराबर होगा। और ये वाली लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज L साइन थीटा। क्लियर। तो इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को मिली दैट इज L साइन थीटा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। और दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस्ड हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाले टॉर्क को अगर हम इक्वेट कर दें, क्योंकि बैलेंस करना है हमको, तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है बेटा mg इंटू L/2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू N2 इंटू L साइन थीटा। तो L से L मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो, हम लोगों को किसी भी तरह से म्यू को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं इस N2 की जगह पे एफ एस मैक्सिमम लिख दूं। दिख रहा है बेटा? तो इस N2 की जगह मैंने लिखा एफ एस मैक्सिमम, तो मैंने लिखा इसको म्यू इंटू एन। अब ध्यान से सुनना, ये n कौन सा होगा?
तो भाई साहब अगर हम देखें तो ग्राउंड से ही फ्रिक्शन लग रहा है और ग्राउंड से लगने वाला जो नॉर्मल है वो N1 है, तो यहाँ पे N1 आएगा mg/2 cos थीटा। क्लियर बेटा ये? अब देखो ध्यान से, अब मैं N1 की जगह mg लिख सकता था, देखो दिया हुआ है N1 की जगह मैंने mg लिख दिया। चलिए ऊपर आते हैं, तो यहां से हमारे पास ये आ गया mg/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू N1, और N1 की जगह आ गया mg इंटू साइन थीटा। तो देखो ये mg से mg कैंसिल हो गया, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू। क्लियर? तो यहां से हम लोगों को अगर थीटा फाइंड करना था तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 म्यू। क्लियर है? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 म्यू। क्लियर? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या कहीं? कैलकुलेशन देखिए जरा, mg इंटू L/2 म्यू इंटू N1 की जगह mg, क्योंकि चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक बार कैलकुलेशन और ध्यान से देख लीजिए, mg बराबर n बराबर N1 बराबर mg हो गया था, ये दो भी सही थे। mg के टॉर्क के लिए mg इंटू L/2 cos थीटा, ये भी सही था, ये भी सही था। दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस किए तो ये भी ठीक लिखा है, बराबर है। N2 की जगह पे हम लोगों ने Fs मैक्सिमम लिखा, म्यू इंटू N1 लिखा, हाँ ये भी सही है। N1 की जगह हमने mg लिखा, ये भी सही है। mg से mg कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू। क्लियर? तो बराबर सही लग रहा है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो फोर्थ आंसर दिख रहा है, क्योंकि इन चारों में से कोई भी आंसर अपने को करेक्ट नहीं दिख रहा है। क्लियर? सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।